जबरदस्त कांड हो गया है जब इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की और शबूरा जो नेबरहुड है उसमें जौदिया फैमिली पे सीधे बम गिरा, जिसमें एक महिला, उसका पति, उसके 2 बच्चे मारे गए। महिला प्रेग्नेंट थी और भगवान का आप एक वो देखिए, मिरेकल देखिए कि उस महिला का फीटस बचा लिया गया। महिला नहीं रही लेकिन बच्चा बच गया, फीटस बच गया सिजेरियन ऑपरेशन से। इन कंडीशंस में जहां राफा में बिल्कुल मेडिकल सप्लाईज नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल की सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन के सिवाय ये क्या है। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। आपको बता दें, कल के वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, उसी तरह से आप प्लीज इस पर भी कमेंट करिएगा, इसको भी करिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए हर तरफ लड़ाई चल रही है, इतनी लड़ाइयां चली हैं। मैं बता रहा हूं आपसे कि जो पूरा गाजा का सिनारियो चेंज हो गया है। इजराइल ने जिस तरीके से हड़बड़ा गई है, इजराइल राफा के इन्वेजन पे जो पूरी दुनिया में डिवीजन हो गया है, उस तरीके से अमेरिका और इंग्लैंड का उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो हुआ कि लगातार उसने जिन एरियाज को इजराइल खाली कर चुका है, जहां से फौज अपनी वापस कर चुका है और जहां अपनी पब्लिक से कह चुका है, दुनिया से कह चुका है कि हमने इसको कब्जा करके छोड़ दिया है, यानी जबलिया, अल जैतून, खान यूनिस, ये जो सारे इलाके, इनमें दोबारा इन्वेजन करना पड़ रहा है इजराइल को। क्यों? क्योंकि राफा में वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इधर उसके बाद लगातार दुनिया में खबरें जा रही कि हमास ने फिर से टेक ओवर कर लिया है नॉर्थ गाजा, जबलिया, और ये मैंने इसके बारे में कल आपको बताया था। लेकिन आज जो हुआ, मैं आपको क्या 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में आप ये सोचिए कि कम से कम 72 हमले, 72 अटैक्स, मतलब गिनना मुश्किल है, 72 अटैक्स रेजिस्टेंस ने किए और 50 से ऊपर इजरायली सैनिक, 50 तो 3-4 घंटे पहले था, अभी मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट खबर है कि 100 से ऊपर इजरायली सैनिक 24 घंटे में घायल हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। 100 से ऊपर इजरायली सैनिक घायल हैं, उनको रिट्रीट करना पड़ा। कितने मारे गए उसके बारे में, क्योंकि कई क्रिटिकल कंडीशंस में थे। और जो चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी हैं, जो नेतन्याहू के इतने करीब हैं कि 7 अक्टूबर हो गया, सब कुछ हो गया, नेतन्याहू ने उनको नहीं हटाया, हलेवी। और जो अब उनको कहना पड़ा कि द एरियाज वेयर वी हैड लेफ्ट एंड वी हैव गॉन टू रिकैप्चर अगेन, शोज द लैक ऑफ पॉलिटिकल होराइजन। मतलब कि जो एरियाज हम छोड़ चुके थे उनको हम फिर से जाके हमें वहां ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं और हम मार खा रहे हैं। ये क्या पॉलिटिकल थिंकिंग है? इससे क्या पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है? ये हलेवी कह रहा है। मैं बार बार, देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे आपको पैरेलल, हम लोग एक तरफ मिलिट्री कैंपेन्स की बात करते हैं, जो मिलिट्री लड़ाई चल रही है, एक तरफ जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, एक तरफ जो डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही है, एक तरफ जो दुनिया में पूरा, मतलब 4 डायमेंशन, दुनिया में पूरा आंदोलन चल रहा है। दुनिया की राजनीति को कैसे सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जबलिया में आप देखिए, आप चाहे आप अल जैतून में देखिए, जबलिया में तो मैं आपको बताऊं, मतलब ये राबिया कैफेटेरिया और अल महबूब में क्या हुआ जबलिया में कि रेजिस्टेंस ने सबसे पहले एक मरकवा टैंक, एक क्या, उसमें तो खैर 12 टैंक उन पे हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में। एक घटना बता रहा हूं और वो से आप समझ जाएंगे कि एक मरकवा टैंक पे उन्होंने अटैक किया, उसके चारों तरफ इन्फेंट्री थी, आईडीएफ थी, और उस मरकवा टैंक पे जब अटैक किया तो उसमें से आग लग गई। जब आग लगी तो बाकी जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो पीछे एक दूसरे मकान की तरफ भागे, और वो जो दूसरा मकान था उसमें ऑलरेडी उसको रेजिस्टेंस ने माइन किया हुआ था, माइन भरी हुई थी। ये घटना हूबहू वही है जो कुछ दिन पहले हमने आपको बताई थी, जो इसी तरह से खान यूनुस के आसपास हुई थी। उसी तरह की घटना दोबारा हुई, ये वही टैक्टिक्स। लेकिन इजरायली सोल्जर्स, क्योंकि जो पिछली बार गए थे वो जो वापस आए, उसके बाद अब जो दूसरी खेप गई है वो रंगरूट हैं, फ्रेश, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं वो जाने से मना कर रहे हैं। गाजा वाकई में आईडीएफ की एक कब्रगाह बन गई है। मैंने आपको अल महबूब के बारे में बताया। अब राबिया कैफेटेरिया में क्या हुआ? राबिया कैफेटेरिया बहुत फेमस कैफेटेरिया हुआ करता था जबलिया का, नॉर्थ गाजा का, जो जिसका कुछ ही हिस्सा
बचा है जिसके चारों तरफ बहुत तबाही मचाई गई, लेकिन उसके जो कुछ जो उसके पास कुछ बेकरीज थी, जो बेकरीज बंद हो गई, और बेकरीज की जो चिमनीज हैं, उन चिमनीज के अंदर, सोचिए अंदर घुस के उन चिमनीज के जो हमास के फाइटर्स हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं, उन्होंने उन चिमनीज के अंदर से पूरा वो लोग गए, और उसके बाद जो जहाँ पर वो चिमनीज खुलती हैं वहाँ से वो लोग निकले, क्योंकि चिमनीज जो होती हैं वहाँ पर जो खासतौर पे जो बेकरीज की चिमनीज होती हैं वो ऊपर होती हैं, और उसके बाद नीचे वो सीधे अवन में खुलती है, लेकिन अवन सब टूटे हुए हैं। तो वहाँ से वो लोग आए, सीधे नीचे से उतरे अवन की जगह से, और इजरायली सोल्जर्स, अच्छा वो ऐसी टैक्टिक्स जो ये राबिया कैफेटेरिया की है कि जो आइडियल सोल्जर्स हैं वो थोड़ा आगे थे, जब ये लोग चिमनी के सहारे आए तो उनके पीछे आए, उनके पीछे निकले, मतलब वो लोग ऐसे खड़े हैं उनके पीछे निकले, और उनके पीछे निकल के उनको पूरा टैक्टिकल एडवांटेज मिल गया, पीछे से आके मारा उन्होंने। और उन्होंने सोचिए आपकी उसमें से कैसे कोई बच सकता है। इसराइल फिर भी कह रहा है घायल है, वो जो 100 घायल की मैंने बात की। अब आप देखिए, अब ये जो रादिया स्ट्रीट है, रादिया स्ट्रीट जबलिया में, वहाँ भी इस तरह की घटना की। वहाँ पर जैसे कल मैंने बताया था कि मलबों को इस्तेमाल करके जो हमास के फाइटर्स लड़ रहे हैं, उन्होंने उसी तरीके से रादिया में भी उन्होंने लड़ाई की। उसके बाद रियाद अल सलेही, ये भी जबलिया में एक जगह है, मज़ाया ये भी एक जगह है। इन सारी जगहों पर जो है वो जो रेजिस्टेंस ने मरकवा टैंक्स तो देखिए ऐसे खड़े थे जैसे एक पूरी पिक्चर आई है, करीब 20 मरकवा टैंक्स हैं। 20 मरकवा टैंक्स में एक कुमारा, एक में आग लगी, दूसरा कुमारा, दूसरे में आग लगी, तीसरे में मारा, तीसरे में आग लगी, चौथे में आया, चौथे में आग लगी। अरे तुम्हारा प्रोटेक्टिव गियर कहाँ गया नेतन्याहू? तुम्हारा जो तुमने एक इतना बड़ा आर्मर्ड, जो कहा था कि हमने टैंक्स के ऊपर आर्मर्ड व्हीकल्स लगाई, कहाँ चली गई सब? ये देखिए, दुनिया को तुम बता भी नहीं रहे हो कायदे से। और इसको इजरायली आर्मी के अंदर क्योंकि इतने डिविजन हो गए हैं, हलेवी जो है उसने कहा इसलिए तुम्हें बताना पड़ा। ये जो एक फीटस, एक बच्ची मिराकलस तरह से आज बची है, इसके पीछे ये तुम्हारे साथ भगवान नहीं है, तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भगवान भी नहीं है, जिसको क्योंकि तुम जो जूज वाकई रिलीजियस धार्मिक जूज हैं वो जायनिज्म को नहीं मानते, और तुम जायनिस्ट हो। जायनिज्म इज अ फॉल्स गॉड, जो एक ईवल माना जाता है जुडाइज्म में भी, और इसको जूस भी कहते हैं। तो ये जो पूरी बात है, जो पूरा शैतान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो एक ये जो पूरी रिजीम है। अब देखिए क्या हुआ, जॉर्ज स्ट्रीट राफा में, और राफा में मैंने आपको बताया था कि कल भी लगातार वो इजरायली सोल्जर्स ईस्ट राफा से आगे नहीं बढ़ पा रहे अभी तक। 4 दिन हो गए, करीब 4 दिन हो गए जब राफा इन्वेजन शुरू हुआ, अभी तक इजरायली सोल्जर्स उस स्ट्रीट से निकल नहीं पा रहे। और जो जॉर्ज स्ट्रीट है, जॉर्ज स्ट्रीट में कम से कम 11 हमले, क्योंकि जॉर्ज स्ट्रीट थोड़ा ईस्ट और सेंट्रल गाजा के बीच में है। तो वहाँ पर जो है जब भी इजरायली फौज घुसने की कोशिश करती है, रेजिस्टेंस जवाबी हमला करता है। ये देखिए लगातार चल रहा है, हमला जवाबी हमला, हमला जवाबी हमला। और जॉर्ज स्ट्रीट में भी वही हालत हो गई कि इजरायली जो वाहन है, वहाँ पर टैंक्स नहीं, वहाँ जो वाहन है वो पूरा बिछे हुए हैं, पूरे इलाके में बिछे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो मौके पे हैं उनको ये सब बताना चाहिए, लेकिन उनको क्या है, इतने सारे जर्नलिस्ट मारे गए। आपको पता है 127 जर्नलिस्ट मारे गए 7 अक्टूबर के बाद से। इसकी मतलब 7 अक्टूबर के बाद की फिगर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पिछले करीब 1.5 साल में 127 जर्नलिस्ट मारे गए, सबसे ज़्यादा 7 अक्टूबर के बाद मारे गए। और अभी एक बहुत फेमस फीमेल जर्नलिस्ट, उनकी जो 11 मई 2022 को मारी गई थी, जो वो उनकी भी सेकेंड उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो पत्रकार जो हैं वो जो बातें आनी चाहिए उस तरह से बातें नहीं आ पा रही। हालांकि अल मायादीन, पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, आप ज़रूर जाइए, उसमें आप देखिए, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा कि जॉर्ज स्ट्रीट पे क्या हुआ, और जबलिया में
में किस तरह से हुआ, इतने डिटेल में नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि प्रिंट मीडियम की अपनी लिमिटेशन है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उसमें जब जो संवाददाता होते हैं, जैसे कारगिल वॉर हुई थी उसमें देखिएगा तो बरखा दत्त वगैरह ने कवर किया था, उन्होंने पूरा दिखाया था और वो पूरी लड़ाई को थोड़ी बहुत डिस्क्राइब भी कर दी थी जितनी कैपेबिलिटी हम। लेकिन देखिए सोचिए कि जैसे किसी ने कमेंट किया था कि जैसे महाभारत की लड़ाई संजय ने बताई धृतराष्ट्र को, और सही माने में वो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल वहाँ पर मौकाए वारदात पे ले चलता, मतलब ले जाने की कोशिश करता हूँ। एक और देखिए मौकाए वारदात पे जो आपको हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अल जैतून में रूट 8 और रूट 10, ये दोनों जो जो रूट्स हैं ये क्रिस क्रॉस होते हैं, और क्रिस क्रॉस इस तरीके से होते हैं कि मतलब जहाँ और क्योंकि बॉम्बिंग की वजह से इनमें बड़े बड़े खड्डे पैदा हो गए। अब उन खड्डों से अब सोचिए इजरायली फौज जो है वो अल जैतून गुजर रही है, रूट 8 रूट 10, उसके अगल बगल के जो खड्डे हैं वो उसको किसी तरह से पार करके और मतलब उनको रिपेयर करके, अब आप एक गड्ढे को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक गड्ढा है आप रिपेयर कर रहे हैं, टैंक जा रहा है, जो इंजीनियरिंग यूनिट साथ होती है वो उसको भर रही है गड्ढे को। उसको क्या पता कि उसी गड्ढे के अंदर फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, वो चुप रहते हैं जब उनको एक तरह से उनको जिंदा दफन किया जा रहा है, उनके ऊपर से मिट्टी लगा दी जा रही है और वो जल्दी में है, वो इंजीनियरिंग यूनिट जल्दी में। ये भी चीज़ हमास ने फैक्टर की हुई, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ये भी फैक्टर इन किया है कि ये लोग जल्दी में हैं और वो लोग वहीं हैं उनको, और वो लोग जल्दी में वो लोग उसको भरते हैं, गड्ढा आगे बढ़ते हैं और ये फाइटर्स निकल जाते हैं। इनको सांस रोकने की भी ट्रेनिंग दी गई है, सांस रोकने की भी ट्रेनिंग दी गई है, और ये पता नहीं क्या मतलब एक योगिक ट्रेनिंग है क्या है कि इन लोगों ने वहाँ से उभर के मारा। तो उसमें एक इजरायली सोल्जर का कहना है कि एज इफ दे अरोज फ्रॉम द डेड, मतलब वो इतना डर गए वो लोग कि जैसे कब्रों में से लाशें उठ रही हों, ऐसा माहौल था। इब्न सफ़ी जैसा माहौल, ऐसा माहौल था, कब्रों में से लाशें उठ रही और वो उठ के मशीन गन चला रही, वो उठ के हथियार चला रही। आप बताइए कौन सी दुनिया की फौज जितने भी एडवांस्ड हो इससे वो लड़ सकती है, इस तरीके की जिगरे से वो लड़ सकती है, जहां पर लाशों में मतलब लाशों की शक्ल में असली फाइटर निकल के आते हैं। कौन सा ऐसी दुनिया है, ऐसा मुजस्मा, इस तरह के मुजस्मे को आप तस्वुर नहीं कर सकते। अब ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें देखिए हो क्या रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी डिफरेंस हो गया। अमेरिका जो है वो इस बात को शुरू से कह रहा है कि राफा इन्वेजन के हम साथ नहीं हैं, बाइडेन जिस भी वजह से, हालांकि वो हथियार जो सप्लाई जो उसने रोकी है वो कहीं और से इजराइल को पहुंच जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बाहरी तौर पे जब एक डिवीजन होता है बाइडेन और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में जो कि एकदम यूनाइटेड हैं और इजराइल के साथ है, तो उसका फ़ायदा रेजिस्टेंस को पहुंचता है कहीं ना कहीं, क्योंकि परसेप्शन की भी लड़ाई है ये, और परसेप्शन में जो पूरे वर्ल्ड में जो स्टूडेंट मूवमेंट है, और जैसे मैंने बताया यूरोविजन तक को ध्वस्त कर दिया, उसके बारे में और मैं बताऊंगा, कुछ और ऐसे इवेंट्स हैं जो ध्वस्त हुए हैं। तो वो जो सारी वो जो परसेप्शन की लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में जब ये बात आती है कि भाई ब्रिटेन और अमेरिका एक ही पेज पे नहीं है, तो उसमें और बल मिलता है ब्रिटिश स्टूडेंट्स को, अमेरिकन स्टूडेंट्स को सड़क पे आने के लिए। और क्या हुआ कि जो डेविड कैमरन है, जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी, जब देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं भारतीय मूल के, हालांकि भारत उस तरह से वो मतलब भारत में पैदा नहीं हुए, वो उनकी फैमिली शुरू से माइग्रेट कर गई थी, वो कैरिबियंस वगैरह से वहाँ के एक तरह से इंडियन है, लेकिन भाई एक नस्ल तो उनकी यहीं की है, तो वो उनका कोई रोल ही नहीं, उनका नाम ही आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो एक मोहरा है ना, पावर इंग्लैंड की। और जब वो बने थे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत वाह वाह हुआ था कि देखिए मोदी जी विश्व गुरु, और वहाँ पर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडियन ओरिजिन के। मैंने उस समय कहा था कि दोनों कठपुतली हैं, इनसे भारत के इंटरेस्ट की बात तो 1% नहीं होगी, ये वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स भी प्रोटेक्ट कर सके अपने लोगों की, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, और वो भी वो नहीं कर पा रहे। ऋषि सुनक की कोई पूछ नहीं है, डेविड कैमरॉन आगे आ गए, और डेविड कैमरॉन वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वाइट एस्टैब्लिशमेंट के वो लीडर हैं,
और डेविड कैमरून ने कहा कि इजराइल को जो आर्म्स सेल अगर आप रोक देंगे तो हमास को फायदा होगा। ये डेविड कैमरून ने कह दिया। अब जब डेविड कैमरून ने ये कहा, उधर बाइडेन की पूरी पोजीशन फॉल्स हो गई। बाइडेन ने बहुत सोच समझ के ये अपनी पॉलिसी बनाई थी कि हम पूरा एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि हम राफा इन्वेजन के साथ रहेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए बहुत गंभीर है। उसकी वजह है कि जो बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन जिन्होंने लिया है, जो लोन का इंटरेस्ट ही इतना पे कर पा रही हैं, मतलब लोन तो प्रिंसिपल लोन पे ही नहीं किया। और ये 1991 की बात है। बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका के, इसके युगांडा से लेके तमाम, जिन्होंने इवन आपके अल्जीरिया ने, तुनिसिया ने, मोरक्को ने, कई लोगों ने जो आईएमएफ से लोन ले रखा है, उसमें कई मुस्लिम नेशन है, तो आईएमएफ से जो लोन ले रखा है वो उसका इंटरेस्ट भी ठीक से नहीं चुका पा रहे। तो ये जो उसने, तो अभी क्या हुआ कि जब से अमेरिका और इजराइल एक साथ हुए तो इन सारे देशों को मौका मिल गया ये कहने के लिए कि भाई अगर आपने इस तरह से बमबारी जारी रखी तो हम फिर इंटरेस्ट भी वो पे नहीं करेंगे। ये अच्छा, अल्जीरिया का आपने सुना कि अल्जीरिया ने पूरा जो जो पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक ही रेजोल्यूशन अभी तक आया है जिसमें अमेरिका ने एब्सटेन किया है, जिसमें इजराइल को तुरंत परमानेंट सीजफायर की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है, उसको वो रेजोल्यूशन है अल्जीरिया लाया था। क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और करीब 12 नॉन परमानेंट होते हैं, उसमें 12 नॉन परमानेंट में अल्जीरिया है इस समय और अच्छी पोजीशन में है। तो अल्जीरिया वगैरह ये कहने लगे थे। उन्होंने नेक्स्ट जो स्टेप लिया, मोरक्को ने अभी प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट सप्रेस किए हैं, मुस्लिम कंट्री फिर भी सप्रेस किए, लेकिन उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि जो आईएमएफ को जो वो लोन दे रहे हैं, देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो पूरी तरह से अमेरिका की कठपुतली हैं, जिसको अमेरिका ने यूज़ किया पूरी दुनिया को अपने फाइनेंशियल कंट्रोल में लेने के लिए। हर देश, भारत तक, सब देश आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का लोन लेके चल रहे हैं आज की तारीख में। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को अमेरिकन कैपिटल कंट्रोल कर रहा है और अमेरिकन कैपिटल को जो जायनिस्ट, जिसको हम जायनिस्ट लॉबी कह रहे हैं, वो कंट्रोल कर रही है पूरी दुनिया की। इसीलिए देखिए इजराइल को किसी भी हालत में कोई मतलब एक आदमी विरोध करता दूसरा खड़ा हो जाता। लेकिन बाइडेन ने ये सोचा था कि हम अगर राफा पे एक डिफरेंस, हम कुछ तो दिखाएं हम ना लोगों को, तमाम देशों को, नहीं तो ये लोग आईएमएफ का इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे। उसके पीछे भी पैसा था जो बाइडेन ने एक अपना मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश की, उसके पीछे भी देखिए कैसे पैसा था। और बाइडेन यहाँ तक बात को ले गए कि उन्होंने उन देशों को, जैसे ही उन्होंने, अब ये बात देखिए खबर में नहीं आई, जैसे ही बाइडेन ने ये बात कही कि हम राफा में जो इन्वेजन हो रहा है, हम एक आर्म्स सेल जो होनी थी वो हमने रोक दी है, वैसे ही आईएमएफ के नोटिसेस अल्जीरिया, मोरक्को, युगांडा, तमाम ऐसे देशों को पहुंच गई जिन्होंने इंटरेस्ट भी देने को मना कर रखा था। अब ये देखिए, अब यहाँ कर लेंगे। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, क्राइसिस इतनी है कि डेविड कैमरून ने तुरंत एक बयान दे दिया डेविड कैमरून ने कि इजराइल को अगर हमने वेपन सेल रोकी तो हमास को फायदा होगा। अब फिर सिचुएशन स्क्वायर वन पे चली गई। फिर वो देश कहने लगे, फिर उन्होंने वर्ल्ड बैंक को वापस लगा कि इस तरह का एक इंटरनेशनल केओस फैला हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। हम लोग ऐसे माहौल में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को जो आपको इंटरेस्ट जो पे करना है, जो लोन रिपे करना है, उसके लिए जो हमारी एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है कि इस पूरे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में यमन भी कूदा है। यमन ने भी पूरा रेड सी पे ट्रेड को इफेक्ट किया है, और जितना ट्रेड इफेक्ट हुआ उससे ज़्यादा लोग बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे हैं अल्जीरिया, मोरक्को। क्यों नहीं बताया? वो छोटे देश हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, वो उनको स्वतंत्रता मिल गई लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली। भारत की भी वही स्थिति है। भारत भाई बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसको ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता इसके पास है, ऑटोनॉमी है, लेकिन ये भी तो कर्जे में डूबा है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के। लेकिन वो जो देश हैं, जो अल्जीरिया है,
मोरक्को हैं, इस तरह के जो तमाम देश हैं, वो तो इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, वो तो इस चीज़ का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में फैली है, इससे हमारा ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, इससे हमारा ये इफेक्ट हो रहा है, हम पैसा दें तो कैसे दें। अब डेविड कैमरॉन का क्या है, डेविड कैमरॉन का क्या है कि ब्रिटेन भी कर्जे में है, और ब्रिटेन जो जो कर्जे में है, लेकिन ब्रिटेन दूसरा गेम खेल रहा है। वो चाहता है कि वॉर आगे बढ़े। जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन पे इजराइल हमला कर रहा है, इसलिए इंस्टेबिलिटी हो रही, तो हम वो जो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दुनिया को चलाते हैं, इनमें हम उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंग्लैंड का दूसरा रास्ता है, इंग्लैंड भी ये कह रहा है कि हम क्योंकि इजराइल के साथ हैं और इजराइल की जो वॉर नीड्स हैं इस समय उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, तो इसलिए हम भी जो है, जो हम वो करते हैं इंटरनेशनल बड़े बड़े उनको, बल्कि इंग्लैंड में तो क्या है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 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 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भारी इन्वेस्टमेंट है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इंग्लैंड को पूरा दबाए हुए है। इंग्लैंड की एक और स्थिति समझ लीजिए, इंग्लैंड में इस समय इस साल चुनाव होगा, और उसमें जो ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, जो डेविड कैमरॉन की भी पार्टी है, मार्गरेट थैचर की जो पार्टी रही, वो हारने जा रही है। लेबर पार्टी जो 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 वो एक है स्टारमर, जो स्टारमर है वो चला रहे हैं, वो भी प्रो इजरायली हैं, लेकिन लेबर पार्टी के वो लीडर हैं। लेबर पार्टी में क्या है कि वो आएगी तो वो कुछ ना कुछ जो वहाँ के ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट हैं उन पे जरूर लगाएगी, वो उन पे कर लगाना लगभग तय है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लेबर ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, लेकिन लेबर पार्टी का आने का मतलब ही होता है कि उसके पीछे जो एक मजदूरों की फौज होती है, अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, उसके पीछे जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो अपनी शर्तें लागू करती हैं। अब अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये तो वही बात होगी, ठीक है, बीजेपी के आने से शासन तंत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन ये तो आई कि सांप्रदायिकीकरण हो गया, बीजेपी ने अपनी विचारधारा तो थोपी ही ना। तो उसी तरीके से लेबर जब पार्टी आएगी तो उसकी प्रोग्रेसिव थोड़ी विचारधारा है, वो उसको लाएगी, जो कि रिच को टैक्स करेगी, और रिच को टैक्स करेगी दुनिया में और क्राइसिस बढ़ेगी। तो जो अमेरिका ने 1991 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड किया था, जो उसने ये सोचा था कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया है और अब दुनिया उसके चंगुल में है, इतने सारे देश बताइए, उसमें पोलैंड, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, सब एक के बाद एक वहाँ पर 1989 में जो सो कॉल्ड क्रांतियाँ हुई थी, सोवियत यूनियन टूट गया था, सारी जो पूरा ईस्टर्न ब्लॉक था, जो कि एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, वो पूरा ढह गया था, बस चाइना ही बचा रह गया था। तो वो जो पूरा उसके बाद अमेरिका अपने फॉर्म में आया, उसने हर देश में, क्योंकि भारत भी IMF वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिए हुए था, भारत में भी एक मतलब कम से कम एक छोटी मोटी समाजवादी इकोनॉमी थी, यहाँ पर बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यहाँ पर थे। उसके बाद बाकी देशों में भी यही स्थिति थी कि कुछ ना कुछ उन्होंने अपना बिल्ड करने की कोशिश की थी। उस सब को अमेरिका ने अपने घेरे में लेके और उन सब को पहले उनको लोन दिया, फिर उनको प्राइवेटाइजेशन करवाया। अब उनकी अमेरिकन कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ और अमेरिकन कैपिटल को बहुत फ़ायदा हुआ, और करीब 30 साल तक पूरा, 30 साल क्या, 1991 से आप देख लीजिए, हाँ मतलब करीब 34 साल जो हैं अमेरिका का एक तरह से गोल्डन एज माना जाता है। ये अभी एक आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट में, अब देखिएगा कि अब कैसे क्राइसिस, ये जो इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर है, इसने नई क्राइसिस कैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के लिए पैदा कर दी है, बाकायदा इसमें लिखा है। और इस लेख में आप देखिए, बड़ी जो ज़रूरी बात है वो यही है कि जो इजराइल और पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है, उसके इर्द गिर्द पूरा जो ताना बाना बुना जा रहा है, उसमें हर देश अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है। मतलब जो अमेरिका ने सोचा था कि एक ग्लोबल ऑर्डर बनाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, वो तो टूट गया। अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमास ने तोड़ दिया। हमास ने यह काम किया है, हमास हैज ब्रोकन अमेरिकाज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप सोचिए, इतना बड़ा काम, जो काम बड़े से बड़ा मतलब चीन जैसा बड़ा कम्युनिस्ट देश, उसने दूसरी तरह से किया, उसने एंगेज करके उनको किया, लेकिन वो भी खुल के नहीं कर पाया। हो सकता है कल को चाइना और अमेरिका की वॉर हो तो वो ऐसी कोई स्थिति बने, लेकिन ये हिस्ट्री में तो यही लिखा जाएगा ना
कि वो हमास था जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और हमास जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था और मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल से गाइडेड था, उसने जो है इस एक इतने बड़े उसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था अमेरिका का, उसको ध्वस्त कर दिया। आज अमेरिका कभी हमास के आगे भाई भीख मांग रहा है, कभी इंग्लैंड के आगे मतलब वो कर रहा है, कभी इजराइल उसको डांट रहा है, कभी ये उसको डांट रहा है। रशिया उन्होंने तो पहले ही मजाक उड़ा के छोड़ दिया कि इनकी, क्योंकि वॉशिंगटन ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि रूल बेस्ड रिजीम हम लाएंगे, रूल बेस्ड रिजीम, हमने दुनिया चलाई है 30 साल और हम रूल बेस्ड रिजीम। अरे तो रूल बेस्ड रिजीम तुम्हारा कहाँ गया? कौन सा कानून ऐसा है जो इजराइल ने वायलेट नहीं किया? कौन सा रूल ऐसा है जो इजराइल ने वायलेट नहीं किया? तुम जब इजराइल के मामले में चुप रहे तो तुम बाकी मामलों में कैसे बोल सकते हो? तो वही बात आ गई कि घूम फिर के कि ये जो, अच्छा इसमें ज़रूर एक बात है जो इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में भी है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें दुनिया के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, गरीबी रेखा से बहुत लोग ऊपर उठे, ये बात सही है, इसमें गलत बात नहीं है। क्योंकि जब भी पूंजी अपना जाल फैलाती है तो वो उसमें अगर मान लीजिए 10 पूड़ी खाने वाला जो पूंजीपति है उसको 100 पूड़ी मिलती हैं, तो जिसके पास 1 पूड़ी थी उसको भी 10 पूड़ी तो मिलती है ना। तो वहां पर भाई पूंजी आप तभी बढ़ा सकते हैं जब नीचे तक उसका सर्कुलेशन हो, तो कुछ तो फायदा पुअर का हुआ ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो फायदा जो है अब वो जाके रुक गया है और अब वो फायदा नुकसान में बदल रहा है, क्योंकि उसी पुअर से जो उसने जो एक पूड़ी से 9 पूड़ी तक 10 पूड़ी तक आया, आप 10 पूड़ी से 100 पूड़ी चलेंगे, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं या अमीर संस्थाएं हैं, तो उसकी जो 9 पूड़ियाँ हैं बड़ी हैं, उसमें से 5 कम से कम तो आपको अभी फिर से चाहिए। ये तो उसके लिए इन लोगों ने फिर से एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। उसी एक्सप्लॉयटेशन के चलते दुनिया में इंस्टेबिलिटी आई। तो खुद अमेरिका ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम की जो इनहेरेंट फ्लॉज हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है, और उसने अगर कुछ लोगों, एक बड़ी संख्या को उसने मान लिया, हमने चाइना, इंडिया, सब जगह एक बड़ी संख्या पॉवर्टी से उठी, लेकिन उसके बाद उससे अगर वो पॉवर्टी से उठ के इस काबिल हुई कि आज उसके पास घर है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक ज़रूरतें पूरी कर रहा है, एक्स्ट्रा भी कुछ कमा रहा है, तो आप उस एक्स्ट्रा कमाने को छीनना चाहते हो, तो आप उस पर आप इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। आप अपने जो लेबर की प्राइस है वो आप कम कर रहे हो। जो चाइना में जैसे अमेरिकन माल बनता है, तो जो लेबर की प्राइस पहले थी उससे अब आप कम कर रहे हो। तो जो पैसा आपने फ्लोट किया था, और अपने ही गेन के लिए आपने फ्लोट किया था, और जिससे आप 10 से 100 पूड़ी तक पहुंचे, अब आपको जो उसकी 5 पूड़ी भी चाहिए जो कि नीचे के आदमी ने कमाई है, तो उसके लिए अब आप उस पर दूसरी तरह की बोझ डाल रहे हैं, महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। आप इतना मतलब आप लेबर को आपने मतलब उसको आपने और चीप कर दिया है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नई इंडस्ट्रीज आप लगा नहीं रहे, टेक्नोलॉजी आपके पास है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये भी अपना देख रही हैं कि भाई हम लोग कब तक इस तरह से चलेंगे। हमारा जो पहले का रास्ता था जिसमें हम स्वतंत्र थे, हम अपनी इंडस्ट्री चलाते थे, गरीब थोड़ा थे लेकिन हमारे पास जो भी था अपना था, और हम उसी रास्ते पे चल के आगे बढ़ सकते थे। तो उस रास्ते पे वापस जाने की बात हो रही है, जो एक समाजवादी रास्ता कह लीजिए या स्टेट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट होता है वो वाला रास्ता कह लीजिए, ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट वाला जो रास्ता है, इसमें अल्टीमेटली आके ये क्राइसिस में फंस गया। और यही क्राइसिस है जो इजराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध में रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको एक और बात बताएं कि अभी जो एक दुनिया के एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल और एक म्यूजिक फेस्टिवल यूरोविजन के साथ होता है, वो भी कैंसिल हो गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, वहाँ पर भी यही बात आई कि फ्री पैलेस्टाइन के नारे लग जाएंगे, जैसे यूरोविजन में लगे, जो हमने आपको कल बताया, जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट यूरोप का ठप हो गया। और उसमें मतलब आप सोचिए कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। उसमें इंग्लैंड और पूरा फ्रांस और सबकी जो रेस्टोरेंट बुक थे सब पूरा ख़त्म हो गए, मतलब सब वो पूरा उनको नुकसान उठाना पड़ा। अब आप देखिए एक और इवेंट कैंसिल हुआ है। उसके बाद बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स इस तरह से हैं जो कि छोटे लेवल के हैं, लेकिन लीग मैचेस हैं, ये हैं, वो भी कई जगह सस्पेंड करने पड़े। तो ये देखिए क्राइसिस बढ़ती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजीवाद की।
अमेरिका की, इजराइल की, क्राइसिस बढ़ती जा रही, क्योंकि इनके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें रहती हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स भी इनके वो भी तो पैसा बनाने के माध्यम, तो वो भी इनके कंट्रोल में रहते हैं। उसमें इतने सारे कल्चरल फेस्टिवल्स कैंसिल हो रहे हैं। उधर इजराइल की जो एल्बिट सिस्टम्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं, कितनी जगह बंद हुई हैं। हमने आपको बताया कि अमेरिका की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी स्टूडेंट प्रेशर में इजरायली कंपनियों में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। और आपको बताएं, और इजिप्ट ने अब ये तय किया है कि वो लीबिया, मतलब ये लीबिया ने जो ज्वाइन किया था, साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस डाला था, उसमें लीबिया भी ज्वाइन हो गया और अब इजिप्ट भी ज्वाइन हो गया। इजिप्ट ने भी कहा कि हम इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमको भी, हमारी भी सुनवाई हो। अब जैसे जैसे देश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि इसराइल को एक जेनोसाइडल देश आप कहने के लिए मजबूर हो, उनके पास चारा नहीं है। और इधर क्या हुआ कि बीच में कि हिजबुल्लाह ने जो मार की है, वो देखिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर है जो मैं हर बार बोलता हूँ। और यमन का तो मैं एक लगातार आपको बताता रहता हूँ। यमन ने कल ही एक जहाज़ को मारा और हिजबुल्लाह ने आज फिर से कम 11 इजरायली साइट्स पे उसी वक्त मार की जब जबलिया और अल जैतून और इस पूरे इलाके में लड़ाई चल रही। और उसकी जो मार थी हिजबुल्लाह की, वो ऐसी थी कि उसमें मतलब शुतला वगैरह जो एक सेटलमेंट्स हैं, वो बार बार इजरायली विस्थापित होते हैं, वापस आते हैं, फिर उस पर बम्बार्डमेंट होता है, फिर वापस आते हैं। तो एक देखिए बहुत बड़ी बात इसमें आ गई सामने कि हमास की विक्ट्री डिक्लेयर होने वाली है। और उसमें जो बात है देखिए, जो इंटरनेशनल एनालिसिस में आई कि इजराइल जैसी बड़ी फौज और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फोर्स, उसके आगे जब हमास जैसी एक मिलिशिया या एक रेजिस्टेंस फोर्स लड़ती है, तो इजराइल की तो जीत इसमें है कि वो उसको पूरा ख़त्म कर दे, पूरा नष्ट कर दे। जैसे हर कोई यहाँ कहता है कि भाई नक्सली ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो उस तरह से इजराइल की जीत तो तब है कि जब वो हमास को पूरी तरह नष्ट कर दे, कोई नहीं बचे हमास का। और यहाँ तो खैर जो हालत है कि जो इलाके इजराइल ने तथाकथित जीते, वहाँ फिर हमास पहुँच गया और पूरे अब पूरे वहाँ से फिर से दोबारा लड़ाई हो रही है हर जगह। तो कहने का मतलब है कि इजराइल अगर कुछ जीतना है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि हमास को उसने मार दिया। और हमास को अगर जीतना है तो उसको इजराइल को मारना नहीं होगा, उसको ये दिखाना होगा कि वो सरवाइव कर गया, जिंदा रह गया, उसी में उसकी जीत है। रेजिस्टेंस ये दिखा दे कि हम सरवाइव कर गए और हम टिके रहे, उसकी जीत है। और इसीलिए हमास की जीत है ये, क्योंकि हमास ने टिके ही नहीं रहा। हमास ने वापस ही वार किए हैं, जो इजराइल को मारा है, ये किया है, वो तो है ही। लेकिन जो पूरी दुनिया को जो चीज़ हिला रही है कि यार ये लोग टिके रह गए हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने फिर से कैसे जबलिया पे इतने बड़े बड़े हमले कि तुम 15 टैंक्स, 20 टैंक्स एक दिन में उड़ा रहे हो। ये क्या मतलब, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। तो ये जो पूरी एक उथल पुथल भरी दुनिया है, दिस इज अ साइन फॉर द गुड, ये अच्छाई की निशान है। क्योंकि पहले जो दुनिया थी, जो पिछले 25-30 साल की, उसमें स्टेबिलिटी के नाम पे बहुत लूट हुई है। उसमें इराक पूरा नष्ट हो गया, उसमें लीबिया पूरा नष्ट हो गया, उसमें कितने देशों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लूटा है, और पूरे नेटो ब्लॉक ने। और आज मौका आ रहा है जब जो छोटे देश मतलब इंडिया तो बड़ा देश है, चाइना भी बड़ा देश है, रशिया भी बड़ा देश है, जो इस तरह के जो नॉन अमेरिकन जो पूरी लॉबी है, वो उभर के सामने आए और वो भी अपना अधिकार मांगे। और इसके लिए उसको, हमास को थैंक्स कहना होगा। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद साथियों।